Hello and welcome again to this particular session. अब बेटे जहां तक प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स का सवाल है, इनिशियल कंसेप्चुअलिटीज को करने के बाद हमने सेक्शन 1 फिनिश करा था। अब हम सेक्शन 2 की तरफ बढ़ेंगे और सेक्शन 2 का 2.1 क्वेश्चन है, इसको आप पहले ध्यान से देखें। 2.1 अब 2.1 में क्या कहता है? फॉलोइंग आर द बैलेंसेस ऑफ सुपर कंप्यूटर्स लिमिटेड एज ऑन 31/3/2025। डेट जो है फ्रेश डाल लो, 31/3/2025 को ये तुम्हारे सामने बैलेंस शीट गिवन है। फिर कह रहा है डेबिट बैलेंसेस जो आपको गिवन है, इस केस में एक तो प्रीमिसेस है। आपको मालूम है कि प्रीमिसेस हमें कहाँ लिखनी है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर, टेंजिबल के अंदर हम लिखेंगे, इवन प्लांट को भी वहीं पर लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक का यूज चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के रूप में होगा, तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज जब हम देखेंगे तो तब हम ओपनिंग स्टॉक को कंसिडर करेंगे। डेटर्स, आपको मालूम है कि डेटर्स को हमने कहां पर लिखना होता है? डेटर्स का जहां तक सवाल है, करंट एसेट के अंदर ट्रेड डेटर्स के आगे हम लिखेंगे। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, नॉन करंट एसेट के अंदर जो हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखते हैं उसमें टेंजिबल फिर इनटेंजिबल, तो इनटेंजिबल के आगे गुडविल लिखी जाएगी। बैंक करंट एसेट है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कॉल्स इन एरियर जो है वो शेयर कैपिटल में से माइनस करा जाएगा, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। उसके अलावा अब इस क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड पेड के बारे में लिखा है। अब ये इंटरिम डिविडेंड पेड के बारे में क्या लिखा है, इसके बारे में मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको जरा डिटेल में बताना है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट की चर्चा मैं अभी थोड़ी देर में करूंगा। करेक्ट, इंटरिम डिविडेंड जो इस एंटिटी ने पे करा है 3,92,500, तो इसकी चर्चा अभी मैं करूंगा थोड़ी देर में। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में आपको परचेजेस गिवन है। आपको मालूम है परचेजेस का यूज जब हम एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाएंगे तो एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ परचेजेस या रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड करते हैं, तो वहां पर हम इसको लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया है और बहुत से बच्चे ये गलती कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उनको लगेगा ये एक्सपेंसेस दिए हैं और कहीं गलती से तुम इसको अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में डाल दोगे तो गलत हो जाएगा। याद रखना है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट में कुछ इस साल के एंड में बैलेंस बचा होगा, तो ये जो बैलेंस है, ऑफ कोर्स ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में दिया हुआ है, जैसा कि आपको मालूम है ये डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अब जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट में बैलेंस दिया रहता है उसको हमें एसेट साइड में लिखना पड़ता है। इसका मतलब ये प्रिलिमिनरी खर्चे हमने करे थे लेकिन अभी तक ये राइट ऑफ नहीं हुए थे, तो लॉजिकली प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को एसेट साइड में लिखना है। लेकिन एसेट साइड में कहां पर लिखना है? एसेट साइड में जो नॉन करंट एसेट होते हैं, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी लिखते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी लिखते हैं, और उसके अलावा मैंने आपको याद होगा एक कैटेगरी लिखाई थी अदर नॉन करंट एसेट। तो अदर नॉन करंट एसेट के अंदर हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिखने हैं। लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस से रिलेटेड बात में एक इंफॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 3 में वो कहता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 5,000 के राइट ऑफ करने हैं। तो 5,000 के जो हमने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने हैं उसको तो हमने, तुम्हें याद होगा एक्सपेंसेस की कैटेगरी बनाई थी डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इंटेंजिबल है बेसिकली, इजंट इट और नॉट? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का जो राइट ऑफ होना है उसको हम डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की हेडिंग के अंदर लिखेंगे 5,000, और बैलेंस शीट में 50,000 माइनस 5,000 45,000 का अमाउंट आएगा। फिर जहां तक सवाल है वेजेस का, तो आपको मालूम है कि वेजेस हमने अदर एक्सपेंसेस में लिखनी होती है। जनरल एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस कभी लिखा हो तो इसको हम अदर एक्सपेंसेस में लिखते हैं। सैलरीज एम्प्लॉयज बेनिफिट के अंदर आता है। अब ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है। बैड डेट्स जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए रहते हैं, मैं बोल चुका हूं कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उनकी पोस्टिंग एक ही बार होती है, और इसको हम अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में लिखेंगे। उसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड आपको दिया हुआ है 1,80,000। अब जो डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है, आपको मालूम है कि हमने फाइनेंस कॉस्ट की एक हेडिंग हम बनाते हैं, तो फाइनेंस कॉस्ट की हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट हम लिखेंगे तो सही, और हम लिखेंगे ऑफ कोर्स पेड 1,80,000। तो 1,80,000 का डिवेंचर इंटरेस्ट हमने पे करा है, ये हम लिखेंगे। लेकिन डिवेंचर इंटरेस्ट से रिलेटेड शायद इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं इस क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन है या नहीं। फिलहाल तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नजर नहीं आ रही है। तो हाँ, यहाँ पॉइंट नंबर 4 में उसने लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू फॉर 6 मंथ्स। उसने क्या लिखा है कि डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज ड्यू फॉर 6 मंथ्स। अब देखो समझना क्या है, ये पूरा साल है, करेक्ट। अब वो कह रहा है जो डिवेंचर इंटरेस्ट है 6 महीने का ड्यू है, तो इसका मतलब 6 महीने का हम पे कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो 1,80,000 का इंटरेस्ट हमने पे करा है, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है डिवेंचर इंटरेस्ट पेड, तो इसका मतलब ये 6 महीने का पे हो गया है, तभी तो क्वेश्चन कह रहा है 6 महीने का ड्यू है।
इसका मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट जो ड्यू है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग या ड्यू 1,80,000। तो वो मैं ऐड करूंगा और टोटल खर्चे डिवेंचर इंटरेस्ट के फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मैं दिखाऊंगा 3,60,000 के। और जो डिवेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है इसको हमें कहां दिखाना होता है ये भी ध्यान में रखना है। जो डिवेंचर्स होते हैं वो तो हम नॉन करेंट लायबिलिटी के रूप में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे लिखते हैं, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट होता है डिवेंचर पे वो अदर करेंट लायबिलिटी के अंदर दिखाया जाएगा। तो बाद में बैलेंस शीट में इसको हम अदर करेंट लायबिलिटी के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके अलावा फिर क्वेश्चन में शेयर कैपिटल है, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, शेयर कैपिटल कहां लिखनी है, करेक्ट। उसके अलावा 12% डिवेंचर है, अभी मैंने बताया। नॉन करेंट लायबिलिटीज आप वैसे नॉन करेंट लायबिलिटीज में ही लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर याद रहे तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स उसके अंदर जो सब हेडिंग होती है उसके आगे डिवेंचर लिखा जाता है। अब यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पहला क्वेश्चन है जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है। तो जो हम स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर हम इसको ओपनिंग बैलेंस के रूप में ब्रॉट डाउन करेंगे। क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस के रूप में ब्रॉट डाउन करेंगे। उसके अलावा क्वेश्चन में बिल्स पेबल गिवन है। अब जो बिल्स पेबल गिवन है सबको मालूम है कि बिल्स पेबल कहां लिखना है। करंट लायबिलिटी के अंदर हम ट्रेड पेबल्स लिखते हैं, ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर्स भी लिखते हैं, बिल्स पेबल भी लिखते हैं। अब जो सेल्स है वो आपको मालूम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट है, सॉरी सेल्स 41,50,000 की है, क्रेडिटर्स हमने जो है बैलेंस शीट में लिखने हैं। अब जहां तक सेल्स का सवाल है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। अब इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। देखो मैं बोल चुका हूं आपको, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई आइटम होगा तो उसकी पोस्टिंग जो है वो एक ही बार होती है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आइटम होता है उसकी पोस्टिंग एक बार है। यहां ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरल रिजर्व का मतलब है हम प्रॉफिट से ऑलरेडी पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हैं। तो जनरल रिजर्व को आप स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में मत ले लेना, क्योंकि ये पैसा तो तुम प्रॉफिट से ऑलरेडी निकाल चुके हो। हाँ, अगर नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा होता ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व तो पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखता हूं और फिर मैं लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर के जो हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस उसके अंदर में जनरल रिजर्व लिखता। अब जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस पे गिवन है तो ये डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर आ जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में आप इसको लिख देंगे। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स प्रोविजन भी गिवन है। मैं कई बार ये चीजें आप लोगों को बता चुका हूं कि पहले तो ये डेट ठीक कर लेना, जैसे मैंने शुरू में डेट 31/3/2025 करी थी तो अब इसको 24 कर लेना, 1/4/2024, करेक्ट। अच्छा जी, अब ये बैड डेट्स प्रोविजन तुम्हें दिया हुआ है 35,000 का। देखो बेटे, अकाउंट्स में हम जब कोई प्रोविजन बनाते हैं तो हमारा प्रॉफिट कम होता है। ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि अकाउंट्स में जब भी कोई प्रोविजन बनाया जाता है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कम होता है। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंट्री होती है, यानी कि ये प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इसका मतलब हम ये एंट्री कर चुके थे या कर चुके होंगे, यानी कि प्रॉफिट से हम पैसा निकाल चुके हैं। अब हमने कुछ पैसा निकाला होगा। अब पहले तो जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन बचा रहता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है जो हमने प्रोविजन बनाया था उसमें इतना पैसा बच गया है। अब ये पैसा जो बच गया है इसको आप दोबारा से प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, अब तुम्हें मालूम है कि आजकल हम जो कंपनीज के फाइनल अकाउंट बनाते हैं वो टी शेप में तो बनाते नहीं है। तो अब टी शेप में हम नहीं बनाते हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है, तो जब मैं अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में हम दुनिया जहान के खर्चे लिखते हैं, करेक्ट। तो अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में मैंने बताया जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैड डेट्स है हम वो भी लिखेंगे बैड डेट्स, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है इसको हम नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव के अंदर लिख देंगे 35,000 मैं नेगेटिव करके लिखूंगा, क्योंकि ये एक तरीके का आपका गेन है। क्योंकि मैंने अभी बताया ये हमने जो प्रोविजन पहले बनाया था उसमें से इतना बैलेंस बच गया है तो उसको हमें दोबारा से पीएनएल में क्रेडिट करना पड़ता है। तो क्रेडिट करने का मतलब है अब ये मेरी इनकम है एक तरीके से, तो इसलिए मैं इसको अब माइनस कर करके दिखाऊंगा। समझ में आया? तो सिंपल रूल है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स दिया होगा उसको तुमने सिंपल अदर एक्सपेंस में लिखना है। ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होगा तो उसको नेगेटिव आइटम के रूप में आप लिखेंगे। नंबर 1, आपको याद होगा 11th-12th में भी आपकी मैडम आपको बताया करती थी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट में लिख लिया करो जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहता है। तो वही चीज हम कर रहे हैं, हम उसको अब नेगेटिव के रूप में ले रहे हैं क्योंकि क्रेडिट का आइटम है बेसिकली। बाद में इसने नीचे एक चीज और लिखी है, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो, डेटर से रिलेटेड कोई भी जो एडजस्टमेंट होती है, चाहे वो बैड डेट्स की हो, चाहे प्रोविजन की हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की हो, डेटर से रिलेटेड कोई भी अगर एडजस्टमेंट होगी
डेटर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर एडजस्टमेंट में होगी, चाहे वो मैंने कहा बैड डेट से रिलेटेड हो, चाहे वो क्या बोलते हैं प्रोविजन से रिलेटेड हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जिसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स भी कहते हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट से रिलेटेड हो, डेटर से रिलेटेड ये 3 एडजस्टमेंट हो सकती हैं। तो डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी उनको तुमने अदर एक्सपेंसेस में लिखना है। जैसे अगर ट्रायल बैलेंस नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होता क्रिएट बैड डेट्स, तो मैं पहले यहां पर बैड डेट्स लिखता और डेटर्स में से माइनस करता है। इसी तरह डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है मैंने कहा वो अदर एक्सपेंसेस में लिखना है नंबर 1, और उनको डेटर्स में से माइनस कर करके भी बाद में बैलेंस शीट में लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा जी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस की चर्चा मैं कर चुका हूं, अभी हम फिलहाल यहां पर पहुंचे थे। अच्छा, तो ट्रायल बैलेंस तो खत्म हो गया। अब नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो आपको मालूम है चेंजेस इन स्टॉक जब आप कंप्यूट करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक 950, उसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर करके लिख देंगे। लेकिन डिफरेंस ध्यान रखना, पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव करके लिखेंगे, अदरवाइज वैसे लिख देंगे। प्लांट को डेप्रिशिएट करना है, तो जो भी प्लांट की वैल्यू है 33 लाख की प्लांट की वैल्यू है, 33 लाख का 15% आप कंप्यूट करेंगे तो 4,95,000 आ जाएगा। 4,95,000 रुपीज को आपने कहां पर रिफ्लेक्ट करना है? 4,95,000 रुपीज डेप्रिसिएशन है, तो एक हम डेप्रिसिएशन की हेडिंग बनाते हैं उसके अंदर लिखेंगे, और बैलेंस शीट में जब मैं प्लांट की वैल्यू लिखूंगा तो 33 लाख माइनस 4,95,000 लिखूंगा। अब उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स दिया है, आपको मालूम है लास्ट में जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा तो फिर हम टैक्स एक्सपेंस के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखेंगे, और इसको फिर करंट लायबिलिटी के आगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में लिखते हैं। अब ये जो लास्ट के 3 आइटम है ये मैंने वैसे ही लिखे, इनका कोई यूज नहीं है, इनको हमने सिर्फ नोट्स में लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि बेसिकली ये सब एक तरीके से कंटिंजेंट लायबिलिटीज हैं। वो क्या कह रहा है? एक क्लेम ऑफ ₹25,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज बीइंग डिस्प्यूटेड बाय द कंपनी। करेक्ट? कुछ वर्कर्स ने हमारी कंपनी के ऊपर, हमारी फर्म के ऊपर कुछ क्लेम करा हुआ है, यानी कि कुछ मुआवजा मांग रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी अभी डिस्प्यूट कर रही है उनसे कि नहीं हमने नहीं देना, वो कह रहे हैं नहीं आप दो। तो ये एक तरीके की कंटिंजेंट लायबिलिटी है, इसको फुट नोट में लिखा जाएगा। इसी तरह से इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि हमारी कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिए होंगे, कुछ प्रोजेक्ट लिए होंगे बनाने के, लेकिन अभी वो अधूरे पड़े हुए हैं, तो उनको भी हमें फुट नोट में दिखाना पड़ता है। इसी तरह से बिल्स डिस्काउंटेड बाय द कंपनी 4 लाख बट मैच्योरिंग आफ्टर 31 of 3/25, डेट्स ठीक कर लेना। यानी कि जो करंट ईयर खत्म होगा, देखो यहां पर इस पॉइंट को पहले समझना है। हमारी फर्म को कुछ बिल मिले होंगे कस्टमर से, अब हमारी फर्म ने इन बिल को क्या करा, मैच्योरिटी की डेट से पहले इन कैश करा लिया, डिस्काउंट करा लिया। तो हमारी फर्म ने इन बिल को डिस्काउंट करा लिया है। आपको मालूम है कि बिल समय से पहले डिस्काउंट करा सकते हैं, तो हमने अपने बैंक से इसको डिस्काउंट करा लिया होगा। अब ये बिल जो है वो बैंक के पास है। अब मैच्योरिटी की डेट को ये बैंक बिल लेकर के उस व्यक्ति के पास जाएगा जिसने हमें ये बिल दिए थे। और मान लेते हैं कि मैच्योरिटी की डेट जो है अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद पड़ रही है। तो पहले तो इस लाइन का क्या मतलब है? बिल्स डिस्काउंटेड वर्थ ₹4 लाख बट मैच्योरिंग आफ्टर 31/3/2025, यानी कि अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद ये मैच्योर हो रहे हैं। तो ऐसे बिल जो डिस्काउंट करा लिए गए हैं लेकिन उनकी मैच्योरिटी की डेट अकाउंटिंग ईयर के बाद आती है, तो उसको भी कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में लिखा जाता है। ये तीनों कंटिंजेंट लायबिलिटी हैं, इनको स्टेटमेंट ऑफ P&L या बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखना, हम फुट नोट में बाय वे ऑफ नोट्स में इनको लिख देंगे। अब इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी क्यों माना जाता है? मैंने कहा आपकी फर्म को कुछ बिल मिले थे किसी क्लाइंट से, अब उन बिल की मैच्योरिटी की डेट अकाउंटिंग ईयर के बाद की है, लेकिन आपने क्या करा, ये बिल जो आपको मिले थे आपने अपने बैंक से डिस्काउंट करा लिए। अब मैच्योरिटी की डेट अकाउंटिंग ईयर के बाद है, मैच्योरिटी की डेट को ये बिल लेकर के बैंक इस क्लाइंट के पास जाएगा, तो क्लाइंट की ड्यूटी बनती है कि बैंक को पैसे दे। लेकिन अगर वो बैंक को पैसे नहीं देगा तो बैंक किसको पकड़ेगा? आपको पकड़ेगा ना। तो इसका मतलब जब तक ये बिल ये क्लाइंट पे नहीं कर देता तब तक ये आपके ऊपर, क्योंकि बिल तो आपने डिस्काउंट कराए हैं, आपके ऊपर मंडराता हुआ एक खतरा है। तो इसीलिए इनको कंटिंजेंट लायबिलिटी के रूप में दिखाया जाता है। लास्ट के जो 3 आइटम्स हैं इस चीज का याद रखना। अब इस क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट बताया था, मैंने बताया था इंटरिम डिविडेंड के बारे में मुझे आपको बताना है। ये बहुत से लोगों को इंटरिम डिविडेंड और डिविडेंड के ट्रीटमेंट, क्योंकि जो नए प्रोविजंस हैं उनके बारे में ठीक तरीके से अब
कई बार मॉड्यूल्स में भी नहीं लिखा रहता है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। और होता क्या है, जो आपके पेपर में बड़े एक्सपर्ट लोग चेक करते हैं, बार बार मैं इस बात को कह रहा हूं, उनको सारे रूल्स पता होते हैं, तो वो मान के चलेंगे कि आपने नए रूल्स के हिसाब से पेपर सॉल्व करा है या नहीं करा है। मान लेते हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इसके बारे में बता दूं, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट समझने से पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, सेक्शन 2 पे हम इंटरिम डिविडेंड का पॉइंट समझने से पहले आपको एक तो ये चीज मालूम होनी चाहिए कि डिविडेंड जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, जैसा कि आपको मालूम ही है, ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। डिविडेंड्स जो होते हैं, एक तो फाइनल डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है, जो कि आपको मालूम है। ऐसा नहीं है कि आपको मालूम नहीं है। मैंने कहा कि एक तो डिविडेंड फाइनल डिविडेंड होता है और एक इंटरिम डिविडेंड होता है। पहले तो ये चीज आपको अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। पहले तो फाइनल डिविडेंड का क्या मतलब होता है। फाइनल डिविडेंड, नाम ही है फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड का मतलब है अकाउंट्स की फाइनलाइजेशन के बाद ये डिविडेंड जनरली डिक्लेयर होता है। इसका भी क्या मतलब है, अकाउंट्स के फाइनलाइजेशन के बाद ये डिविडेंड डिक्लेयर होता है। इसका भी क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर मान लेते हैं 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म हमारा अकाउंटिंग ईयर 31/3/2025 को हो रहा है। तो ये अकाउंटिंग ईयर तो खत्म हो गया, करेक्ट। अकाउंटिंग ईयर खत्म हो गया। अब जैसा कि आपको मालूम है, अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। जनरली 1-2 महीने लग जाते हैं। अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ अकाउंट, करेक्ट। तो एनुअल जनरल मीटिंग में जब अकाउंट्स अप्रूव हो जाते हैं, यानी कि इस साल के जो हमने अकाउंट्स बनाए हुए हैं उन अकाउंट्स पे डिस्कशन होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आम बोलचाल की भाषा में बोलूं तो इस पे डिस्कशन होगा और एनुअल जनरल मीटिंग में फिर फाइनली इन अकाउंट्स को अप्रूव करा जाता है। जब ये अकाउंट्स अप्रूव हो जाते हैं तो तब हम कहते हैं ये फाइनल अकाउंट्स बन गए हैं, यानी कि ये अकाउंट्स जो हमने बनाए हैं 1/4/2024 से लेकर के 31/3/2025, तो अब ये फाइनल अकाउंट्स बन गए। जनरली एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर करा जाता है कि इस साल के लिए, यानी कि 24-25 के लिए हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देंगे, इस साल के लिए कितना डिविडेंड देंगे, ये डिक्लेयर कब हो रहा है। ये डिक्लेयर हो रहा है एनुअल जनरल मीटिंग में हम इसको डिक्लेयर करते हैं। पहले तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में हम इसको डिक्लेयर करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर्ड। अब मान लेते हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग में यह कहा गया कि हम 24-25 के लिए डिविडेंड 10%, 15% डिक्लेयर करेंगे, जो भी है। तो ये फाइनल डिविडेंड है। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, अब रूल क्या है। अब कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहता है, स्केल कहां चला गया, मैं स्केल ढूंढ रहा हूं लेकिन स्केल मिल नहीं रहा। हाँ, तो अब कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जो ये फाइनल डिविडेंड है, दैट शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए लायबिलिटी। उसको हमने लायबिलिटी कंसीडर नहीं करना है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। तो फाइनल डिविडेंड की कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी है, इसको हमने बाय वे नो ट्रीटमेंट और फुट नोट में हमने दिखाना है। यानी कि अगर क्वेश्चन में दिया हो कि डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ 10%, तो इसका मतलब पहले तो ये फाइनल डिविडेंड है। फाइनल के आगे फाइनल नहीं लिखा होगा, सिर्फ इस तरह से लिखा रहता है कि कंपनीज डायरेक्टर हैव डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड। तो मैंने लास्ट में भी बताया था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नंबर 1, इसको हमने बाय वे ऑफ फुट नोट में दिखाना है। फुट नोट में हम इसको दिखाएंगे, बस। इज इट क्लियर टू यू। तो फाइनल डिविडेंड का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। अब आ रही है बारी इंटरिम डिविडेंड की। हालांकि मैंने कहा तुम्हारे मॉड्यूल्स वगैरह में अभी भी ओल्ड रूल्स के हिसाब से कई बार करा रहता है, तो प्रॉब्लम ये है, जबकि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो लेटेस्ट रूल है उसके हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाए। थोड़ा सा यहां मॉड्यूल की भी जिम्मेदारी है। एनीवे, अब दूसरे टाइप का डिविडेंड होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड
अब जो इंटरिम डिविडेंड होता है इसका क्या मतलब है, जैसे कि हमारा ये करंट अकाउंटिंग ईयर है और ये अकाउंटिंग ईयर हमारा 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है, 31/3/2025 को खत्म हो रहा है। 31/3/2025 को ये अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ। नॉर्मली जो फाइनल डिविडेंड होता है अकाउंटिंग ईयर के खत्म होने के बाद डिक्लेयर करा जाता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। लेकिन जो इंटरिम डिविडेंड होता है वो अकाउंटिंग ईयर के बीच में ही कहीं पे हो जाता है, यानी कि ये डिविडेंड, कोई भी ऐसा डिविडेंड जो हमने अकाउंटिंग ईयर में पे कर दिया, सिंपल वर्ड्स में, सिंपल अल्फाजों में, वो इंटरिम डिविडेंड है। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपने देखा कि आपको दिया हुआ था इंटरिम डिविडेंड पेड 3,92,500। ये नोट करा आपने, 3,92,500 का आपको डिविडेंड दिया हुआ है, इजंट इट और नॉट। तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमने इंटरिम डिविडेंड पे करा है, ध्यान दें यहां पर इस क्वेश्चन में लिखा है कि हमने 3,92,500 का डिविडेंड पे कर दिया है। चलो पे कर दिया है तो अब इसका कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिविडेंड तो पे हो चुका है ना और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जा चुका है। पहले तो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होने का क्या मतलब है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा होने का मतलब है कि हम ये एंट्री कर चुके हैं, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हम ये एंट्री कर चुके हैं। 3,92,500, 3,92,500, इसका मतलब ये एंट्री करी जा चुकी है। अब आपको यहां पर एक बड़ा पॉइंट समझ में आना चाहिए। मैंने कई बार कहा कि मॉड्यूल्स में चीजें नहीं दी रहती, लेकिन आपको सॉल्यूशन अब इसी तरीके से करना है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि मॉड्यूल में ऐसे करा है, कई लोगों ने आपके दिमाग में ये बात बिठा दी है जैसा मॉड्यूल में वैसे करना है, वो गलत है। मैंने कहा कि जो पेपर चेक करने वाले हैं वो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, ये नहीं कि वो आपके मॉड्यूल को देख करके पेपर चेक करेंगे, ऐसा नहीं होता। इस गलत फहमी में ना रहे, उनको सारी नॉलेज है, लेटेस्ट है, वो तो ये देखेंगे कि आपने रूल्स के हिसाब से सॉल्व करा है या नहीं करा, वो नहीं देखेंगे आपके मॉड्यूल को। इस बात को ध्यान रखें। तो इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक हम ये पे कर चुके हैं, तभी तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इंटरिम डिविडेंड, उसमें डेबिट बैलेंस बचा है, ये नजर आ रहा है। अब होता क्या है, लॉ ये कहता है कि कोई भी डिविडेंड पे करा जाएगा तो उसके लिए प्रॉफिट से भी पैसा निकालना जरूरी है, यानी कि लॉजिकली मुझे ईयर के एंड में एक एंट्री करनी पड़ती है, जितना पैसा मैंने इंटरिम डिविडेंड का पे करा उतना पैसा मुझे प्रॉफिट से निकालना पड़ता है, जिसको तुम बोल सकते हो एप्रोप्रिएट करना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन उस पॉइंट को समझने से पहले आपको समझना क्या होगा। अब क्या है कि रूल ये भी है कि रूल ये कहता है कि कोई भी कंपनी है, जैसे हमारी ये कंपनी है, अब हमारी कंपनी ने जब इंटरिम डिविडेंड पे करा होगा, डिविडेंड तो शेयर होल्डर्स को ही पे होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंटरिम डिविडेंड जब हमारी कंपनी ने ये डिविडेंड पे करा होगा, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो या फाइनल डिविडेंड हो, कभी भी कोई कंपनी जो डिविडेंड पे करेगी अपने शेयर होल्डर्स को पे करेगी, तो यहां इंटरिम डिविडेंड हमने पे तो करा है 3,92,500। लेकिन लॉ क्या कहता है, लॉ ये कहता है कि कोई भी कंपनी जब इंटरिम डिविडेंड पे करेगी तो उसमें से टीडीएस करेगी। इनकम टैक्स में आपने पढ़ा हुआ है ना, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या है, अब मैंने कहा इतने डीप रूल्स जो है वो बेसिकली मॉड्यूल में कई बार नहीं होते, तो प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आपको ये मालूम होना चाहिए टीडीएस इस वक्त क्या चल रहा है, अनलेस एंड अनटिल अदरवाइज स्टेटेड। मैंने नोट्स में जो पैराग्राफ में मैंने कल भी बताया था और मैंने कहा था इसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, ये सब चीजें मैंने वहां भी लिखी हुई है। तो टीडीएस जो इनकम टैक्स का रूल है वो ये कहता है कि जो भी डिविडेंड पे करा जाएगा उस पर 10% टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होगा। इसका मतलब क्या हो गया, सपोज ये मेरी कंपनी और आप मेरे शेयर होल्डर हैं, मान लेते हैं सारा डिविडेंड मैं यानी कि कंपनी आपको पे कर रही है, तो मैं यानी कि कंपनी जब आपको डिविडेंड पे करेगी तो हम आपको ये बोलेंगे भाई आपके हिस्से का डिविडेंड तो 3,92,500 है, लेकिन हम उसका 10% काट रहे हैं 39,250। आप बोलोगे क्यों काट रहे हो, हम बोलेंगे भाई गवर्नमेंट ने रूल बनाया हुआ है कि जो भी डिविडेंड शेयर होल्डर्स के पास आएगा उस पर 10% का टैक्स लगेगा, तो और ये वाला अमाउंट जो है ये हम आपको ना पे कर करके गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे या पे कर रहे हैं। जो बाकी बच गया इसका मतलब 10% का, अब मैं 3,92,500 में से अगर 39,250 माइनस कर दूं, 3,92,500 में से 39,250
मैंने माइनस करा तो अब जो बच रहा है वो 3,53,250 बच रहा है। ये 3,53,250 जो बच रहा है इसको हम बोलेंगे नेट डिविडेंड, नेट इंटरिम डिविडेंड कह लो या नेट डिविडेंड कह लो। सिंपल वर्ड्स में डिविडेंड की ट्रीटमेंट तभी हो सकती है जब डिविडेंड पे हो सकता है। अब आप ऐसे याद रखें, यानी कि डिविडेंड डिक्लेयर्ड है तो उसका कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं, पेड है तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आएगा, और ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आएगा तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आप ये मान के चलेंगे कि बिकॉज ये पे तो हो चुका है, तो आप मान के चलेंगे ये अमाउंट भी पे हो चुका है और ये अमाउंट भी पे हो चुका है। टोटल 3,92,500 पे हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू? अब इसकी फिर ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ेगी? अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये तो मैंने बताया कि आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन में तो ये दिया हुआ है ना 3,92,500 का डिविडेंड पे करा, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि नेट डिविडेंड इतना पे करा और टीडीएस का रूल 10% चल रहा है, तो उस पर टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स जो है वो 10% के हिसाब से 39,250 कटा होगा। उसके बाद जब आप स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर आपको लिखना पड़ेगा डिविडेंड नेट इंटरिम डिविडेंड, जो नेट अमाउंट है वो आप यहां लिख देंगे 3,53,250 स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिख देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में ही टीडीएस भी लिख देंगे 39,250 बस। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस का आइटम गिवन है तो ट्रायल बैलेंस का आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होगी। तो सिंपल वर्ड्स में ट्रायल बैलेंस में तो 3,92,500 दिया था, पर आपको ये समझ में आना चाहिए ये जो पेमेंट हुई होगी जिसमें से टीडीएस की इतनी पेमेंट हुई है और शेयर होल्डर्स को इतनी पेमेंट हुई है, तो ये जो पेमेंट हुई है बस उसको उठा करके आपने स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिख देना है और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर आप इसको लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया इंटरिम डिविडेंड का रूल? अच्छी तरह से समझ में आ गया या नहीं आ गया? क्लियरली बताएं। सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो बिल्कुल समझ में आ गया तो अब मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब मैं आगे इस क्वेश्चन को देखें यहां पर ध्यान से। बाकी 99% तो मैंने क्वेश्चन बता ही दिया है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कर करके दिखाऊं तो मैं आपको कर करके भी दिखा देता हूं। बहुत से बच्चों को ये लगता है सर लिख करके जब आप कराते हो ना तो हमें ज्यादा मजा आता है, तो ठीक है अब आपने बोल दिया तो फिर मुझे करना ही पड़ेगा आपके एंगल से। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको ऐसे भी करके, हालांकि मैंने कल भी बताया था ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इतने लॉन्ग क्वेश्चंस को कराना आसान नहीं होता, लेकिन अब कोशिश करी जा रही है। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल मैंने पहले बनाई। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाने के लिए हमेशा पहले तो आप स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2025 लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद अब मैंने यहां पर कुछ इस तरह से लिखा, डिटेल्स लीजिए जी, डिटेल्स लिखा। डिटेल्स के बाद मैंने यहां पर नोट्स लिखा। इनफैक्ट नोट्स हम अलग से ना बना करके इसी के साथ बना रहे हैं। सर इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आजकल आप कंपनीज के बैलेंस शीट को देखेंगे तो आप देखेंगे न्यूज़पेपर में बैलेंस शीट आती रहती है। बहुत सी कंपनी इसी तरीके से आजकल अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं। अच्छा जी, नोट्स के बाद अब मैं इसको जरा हटा देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। और फिर हमने अमाउंट भी लिख दिया। इज इट क्लियर टू यू? ये हमने अमाउंट भी लिख दिया। अब सबसे पहले तो आप अपनी फॉर्मेशंस को अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, जैसा कि लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो हम अपनी इनकम के आइटम लिखते हैं और इनकम की आइटम के अंदर भी सबसे पहले हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखते हैं। RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को लिखने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि हम इसमें क्या लिखते हैं। उसके बाद मैंने बताया था इसमें हम अदर इनकम के आइटम लिखते हैं, तो अदर इनकम आप लिख लें। पहले फॉर्मेशंस ड्रॉ अच्छी तरह कर लें। अदर इनकम को लिखने के बाद थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके दिमाग में उतना अच्छी तरह ये चैप्टर आएगा। फिर मैंने बताया था कि हम इनका टोटल कर देते हैं और उसको हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? टोटल रेवेन्यू। ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। टोटल रेवेन्यू को हासिल करने के बाद फिर स्टेप नंबर 4 में हम अपनी एक्सपेंसेस को इकट्ठा करेंगे। जितने भी हमारे खर्चे हैं उन खर्चों को हमें इकट्ठा करना पड़ता है, एक्सपेंसेस को। अब एक्सपेंसेस को जब हम इकट्ठा करेंगे तो उसमें जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि एक तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस को रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड भी बोलते हैं। आप रॉ मटेरियल कंज्यूम लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस्ट ऑफ परचेजेस।
अब थोड़ा सा 3-4 लाइनें इसके लिए छोड़ देना, क्योंकि 3-4 लाइनें इसमें चाहिए होंगी आपको। उसके अलावा फिर भी आपको याद होगा मैंने बताया था चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, तो चेंजेस इन इन्वेंट्री तुम्हारी दूसरी कैटेगरी है जहां तक एक्सपेंसेस का सवाल है। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज फिर आपने यहां पर लिखी चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को लिखने के बाद चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में भी आप 2-3 लाइनें छोड़ देना, क्योंकि आपको क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस, अब मैंने शॉर्ट में यहां पर EBE लिख दिया, यानी कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। मुझे थोड़ा टाइम भी सेव करना होता है, वैसे ही बहुत टाइम इसमें लग चुका है समझाने में भी और इसमें भी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, उसके बाद आपको इसमें भी जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते तो आपने ऑलरेडी टिक मार्क कर लिए थे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कौन से थे, हमने देखा था 1 या 2 आइटम थे, तो मैंने यहां पर 2 लाइनें छोड़ दी। उसके अलावा फिर फाइनेंस कॉस्ट, जनरली फाइनेंस कॉस्ट में इस क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया था डिवेंचर इंटरेस्ट था फाइनेंस कॉस्ट, तो उसके लिए भी आप या 1 या 2 लाइनें छोड़ दें। उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो इस क्वेश्चन में हमने देखा था एक तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन था और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस भी राइट ऑफ हो रहे थे, तो 2 आइटम तो हैं ही इसमें, तो 2 लाइनें मैंने छोड़ दी। उसके अलावा फिर आते हैं अदर एक्सपेंस। अब अदर एक्सपेंस में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा छोड़ना ही पड़ता है, क्योंकि अदर एक्सपेंसेस में ज्यादा आइटम होते हैं, तो अदर एक्सपेंसेस भी आपने छोड़ दी। इज इट क्लियर टू यू? अदर एक्सपेंसेस, इज इट क्लियर? अब अदर एक्सपेंसेस में थोड़ा सा आपने ज्यादा आइटम छोड़ दिए। उसके बाद आप इन एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, तो अब टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद फिर हम 5th नंबर पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, जो हमारा 3 यानी कि टोटल रेवेन्यू है उसमें से हम टोटल जो टोटल एक्सपेंसेस हैं वो स्टेप नंबर 4 में है, तो टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। और उसके बाद फिर हम इसमें से टैक्स एक्सपेंस माइनस करेंगे, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस, टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद फिर हमारे पास नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वैसे इसको लिखा जाता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। एक बार आपके पास नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड आ गया तो मैंने बताया था, उसके बाद आप यहां पर पहले तो नोट्स लिख लेना और उसमें लिखना है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। वो इसलिए क्योंकि जो शेड्यूल है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जो है वो बैलेंस शीट के अंदर डायरेक्टली बना दी गई है, तो तुम उसको नोट्स में बना लेना, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस। अब स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जब आप बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाने के लिए, जैसा कि लास्ट सेशन में भी मैंने बताया था, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में एक तो आप ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस, और फिर जो ये नेट प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, इसको आपने लिखना होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। और उसके बाद डिपेंड करता है कि हमने क्या क्या चीजें ट्रांसफर करी, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करा, डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में कितना ट्रांसफर करा, अदर क्वेश्चन में, हालांकि इस क्वेश्चन तुम पढ़ ही चुके हैं, इसमें नहीं है। उसके अलावा फिर हमें बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इज इट क्लियर टू यू? अब पहले मैं, क्योंकि अब एकदम से सारी चीजें करना पॉसिबल नहीं होगा, तो पहले हमने क्या करा, पहले अपने आइटम को देखो, साथ साथ फटाफट अपने क्वेश्चन को भी देखते रहे। पहला आइटम, क्योंकि अब मैंने ना क्या करा है, ये क्वेश्चन की शीट भी अपने पास रख ली है ताकि मेरे को बार बार फ्लिप आउट ना करना पड़े, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाती है। पहला आइटम क्या है, प्रीमिसेस है। अब प्रीमिसेस कहां लिखेंगे आप, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे, ये मैंने बता दिया। फिर है प्लांट, प्लांट आप नॉन करंट एसेट के अंदर लिखेंगे। अब यहां मैं अभी आपको ऐसे बता रहा हूं, अभी मैं बैलेंस शीट में आपको बता दूंगा। 33 लाख पहले तो आप फिगर लिखेंगे, और अभी अभी हमने पढ़ा कि प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, 15% का डेप्रिसिएशन था, तो 4,95,000 डेप्रिसिएशन उसमें से माइनस करके आप लिखेंगे। और जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आप कहां लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन 4,95,000 आपने यहां पर लिख लिया अपने स्टेटमेंट ऑफ P&L में। इज इट क्लियर टू यू? फिर उसका अगला आइटम आप देख रहे हो कि स्टॉक है 7,05,000। इज इट क्लियर टू यू? अब जो स्टॉक का अमाउंट है 7,50,000, सॉरी,
तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, जब मैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज में लिखूंगा तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंदर पहले तो हम क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक की फिगर माइनस करी जाएगी और ओपनिंग स्टॉक की फिगर जैसा कि आप देख रहे हैं 7,50,000 है। तो फिलहाल अभी मैंने यही लिखा, करेक्ट। अगला आइटम डेटर्स है। डेटर्स को करंट एसेट के अंदर लिखेंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। जब मैं बाद में करंट एसेट लिखूंगा तो करंट एसेट के अंदर मैं डेटर्स, करंट एसेट के अंदर भी ट्रेड रिसीवेबल के आगे मैं डेटर्स लिखूंगा। डेटर्स का अमाउंट जैसा कि आप देख रहे हो 8,70,000 है, लेकिन उससे नीचे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी। नीचे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, पॉइंट नंबर 5 को देखें, क्रिएट 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब जब आप इस पे 5% प्रोविजन बनाएंगे तो 8,70,000 का 5% कितना होता है? 43,500 आएगा मेरे ख्याल से। तो 43,500। अभी मैंने आपको बताया था डेटर से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट होंगी, चाहे वो बैड डेट्स की हो, चाहे वो प्रोविजन की हो, चाहे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट की हो, वो सब अदर एक्सपेंस में आएंगी और वो लॉसेस होती हैं। तो देखो यहां पर जो मैंने अभी ये प्रोविजन बनाया, इसको मैं पॉजिटिव आइटम के रूप में ही लिखूंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो हैं ये, और समझाने के लिए मैंने इसके आगे ए लिख दिया। ए का मतलब है ये एडजस्टमेंट वाले हैं। तो 43,500 एक बार तो तुमने यहां लिख दिया P&L अकाउंट में, और उसके अलावा बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस भी कर दिया। उसके बाद अगला आइटम गुडविल है, ये नॉन करंट एसेट के अंदर बाद में हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। बैंक है, ये भी बैलेंस शीट में लिख देंगे, कॉल्स इन एरिया शेयर कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इंटरिम डिविडेंड मैंने अभी आपको बताया था, तो इंटरिम डिविडेंड मैंने अभी भी जो बताया, तो इंटरिम डिविडेंड में स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में लिखूंगा। तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस के अंदर मैं लिखूंगा इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड ये यहां क्यों लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में? क्योंकि ये बाहर वालों से रिलेटेड खर्चा नहीं है। याद रखें, ये खर्चा हम किसको पे कर रहे हैं? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर भी तो इंटरनल पार्टी है ना, तो इसलिए ये खर्चा यहां लिखा जाता है स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में। इंटरिम डिविडेंड मैंने बताया था, उसको तोड़ करके आपने लिख देना है नेट। जो आपने नेट डिविडेंड कंप्यूट करा था वो 3,53,000, वो जो मैंने अभी कंप्यूट करके बताया था 3,53,250, और टीडीएस 39,250। इज इट क्लियर टू यू? तो इंटरिम डिविडेंड का सिंपल सा ट्रीटमेंट है, जो ट्रायल बैलेंस में दिया है उसको आपने तोड़ करके लिख देना है। और तोड़ के कैसे लिखेंगे? जितना भी अमाउंट इंटरिम डिविडेंड का दिया है उसका पहले 10% कंप्यूट करो, वो टीडीएस हो जाएगा, और जो बैलेंस बच जाएगा वो नेट डिविडेंड हो जाएगा। इज इट क्लियर? और फाइनल डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट होता नहीं। उसके अलावा परचेजेस दी हुई हैं। अब जब परचेजेस दी हैं तो मैंने कल भी बताया था, जब मैं अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाऊंगा तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस के आगे वैसे तो हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि कल मैं आपको बता भी रहा था लिख करके। तो इस क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, प्लस परचेजेस। तो परचेजेस का अमाउंट जितना भी दिया हुआ है, परचेजेस का अमाउंट 18,50,000 गिवन है, तो 18,50,000। कोई रिटर्न्स नहीं है। इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था, कोई रिटर्न्स इस क्वेश्चन में नहीं थे, तो रिटर्न्स की फिगर नहीं है। होते तो मैं माइनस करता, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी नहीं है। जस्ट मैं ऐसे ही बता रहा हूं, तुम डायरेक्टली लिख सकते हो 18,50,000, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है। तो इसका मतलब आउटर कॉलम में जो मैंने ये अमाउंट का कॉलम लिखा है, आउटर कॉलम जिसको मैं बोल रहा हूं 18,50,000, ये तुम्हारी कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ जाएंगी। इज इट क्लियर? उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में नेक्स्ट आइटम है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। मैंने बताया था प्रिलिमिनरी एक्सपेंस जब मैं बाद में बैलेंस शीट बनाऊंगा, मेरे को आपको बैलेंस शीट की फिगर्स ऐसे ही बतानी पड़ रही हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर जो जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, जिसके अंदर कई कैटेगरीज होती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी होता है, और उसके अलावा इसके अंदर जो तुम्हारे लेवल पे होगा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी होगा, और अदर करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट। तो अदर नॉन करंट एसेट के अंदर तुम लिखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, लिखोगे 50,000, और नीचे इंफॉर्मेशन थी कि 5,000 हमने राइट ऑफ कर दिए, तो 5,000 आप माइनस कर करके जो फिगर आएगी 45,000 लिखोगे बैलेंस शीट में। और जो ये 5,000 राइट ऑफ करें, ये आप डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में भी लिखोगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 5,000,
तो टोटल डेप्रिसिएशन और रिटर्न ऑफ अमाउंट जो है वो 5 लाख का हो गया, इसको तुम आउटर कॉलम में लिख दोगे। तो आउटर कॉलम में आपने 5 लाख रुपए लिख दिए, करेक्ट। अब उसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अलावा वेजेस हैं। कल से मैं आपको बताते चले आ रहा हूं, जो वेजेस हैं वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगी। तो वेजेस 9,79,800, 9,79,800। उसके अलावा जनरल एक्सपेंस मैंने बताया था, जनरल एक्सपेंस हो, ट्रेड एक्सपेंस हो, सन्ड्री एक्सपेंस हो, वो सब यहीं पर आएंगे। 68,350 के हैं, तो वो आपने यहां पर लिख दिए। क्वेश्चन को साथ में देखते रहें। फिर है सैलरीज। सैलरीज तो एम्प्लॉइज को ही दी जाती है, तो सैलरीज आप एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में लिखेंगे। अब सैलरीज जो हैं वो 2,02,250 है। उसके अलावा फिर बैड डेट्स है। मैं आप कई बार बोल चुका हूं, जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होते हैं, पहले तो वो डेटर्स में से माइनस नहीं होंगे, क्योंकि इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, तो इसका मतलब ये एंट्री हो चुकी है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो इसलिए इसको अब डेटर्स में से माइनस मत कर देना, बस इसको तुमने यहां पर लिखना है अदर एक्सपेंस के अंदर बैड डेट्स। ब्रैकेट में मैंने टी लिख दिया, टी का मतलब है ट्रायल बैलेंस, ये तुम्हारी रेफरेंस के लिए है। तो बैड डेट्स 21,100, ट्रायल बैलेंस के आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होती है। उसके अलावा डिवेंचर इंटरेस्ट पेड है। मैंने बताया था फाइनेंस कॉस्ट के अंदर मैं लिखूंगा डिवेंचर इंटरेस्ट। अब जो डिवेंचर इंटरेस्ट है जो हमने पे करा है वो तो 1,80,000 है, और ये हमने 6 महीने का पे करा। मुझे कैसे पता लगा ये 6 महीने का पे करा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 6 महीने का ड्यू है, तो इसका मतलब 6 महीने का पे होगा। तो ये आइटम ट्रायल बैलेंस में, इसकी तो पोस्टिंग एक बार होगी। अब हमें यह भी पता लग गया 6 महीने का ड्यू है, तो 6 महीने का अगर हम 1,80,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो ड्यू भी तो 1,80,000 होगा। तो प्लस आउटस्टैंडिंग या ड्यू 1,80,000। तो इस तरह से टोटल फाइनेंस कॉस्ट आपकी जो है 3,60,000 आप आउटर कॉलम में लिखेंगे, 3,60,000। और ये जो 1,80,000 का इंटरेस्ट आपने पे करा, बाद में जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो करंट आप सीधा करंट लायबिलिटी के अंदर लिख देना। अगर आपको अंदरूनी कैटेगरी याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है। वैसे अगर याद है तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर इसको लिखा जाता है 180, वो मैं बाद में बैलेंस शीट बनाऊंगा। उसके अलावा फिर क्रेडिट बैलेंसेस की तरफ आ जाए। पहला आइटम शेयर कैपिटल है, वो हम बाद में लिख लेंगे। 12% डिवेंचर हम नॉन करंट लायबिलिटी में लिख लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में देखो ओपनिंग बैलेंस के रूप में लिखा जाएगा 2,62,500, जो मैं लास्ट सेशन से आपको बताते चले आ रहा हूं। तो अगर कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस दिया हो बैलेंस शीट में, तो स्टेटमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसको सीधा आपने यहां उतार लेना है, करेक्ट। उसके अलावा बिल्स पेएबल क्रेडिटर आपको मालूम है कि कहां पर आएंगे। और उसके अलावा सेल्स है 41,50,000 की। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर मैंने सेल्स का अमाउंट लिखा, और सेल्स का जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 41,50,000 है, कोई और आइटम नहीं है, मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया, कोई सेल्स रिटर्न नहीं है, 41,50,000। जनरल रिजर्व मैंने बताया रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर आएगा बैलेंस शीट में। और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है, अब इनकी जरूरत नहीं पड़ी, अब इनकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में। तो इसलिए इनको माइनस करके लिखा जाता है, क्योंकि ये लायबिलिटी है और इसकी अब जरूरत नहीं है, तो ये आपके लिए गेन है, इसलिए यहां माइनस करा जाएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अब प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये ट्रायल बैलेंस वाले हैं, और ये माइनस करके हम लिखेंगे 35,000। अब नीचे की इंफॉर्मेशन में पहला था स्टॉक ऑन 31/3/2025 9,50,000। तो 9,50,000 जो है आप यहां पर पहले तो क्लोजिंग स्टॉक लिखें। अब जब मैं क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखूंगा तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, करेक्ट। तो इसका मतलब ये गेन है मेरे लिए। बिकॉज ये गेन है तो मैं नेगेटिव आइटम के रूप में लिखूंगा। अब आप बोलेंगे सर ये नेगेटिव आइटम के रूप में क्यों लिख रहे हैं? भाई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब मैं नेगेटिव लिख रहा हूं, बिकॉज ये गेन है, ये मेरे खर्चों को कम कर देगा, तभी तो ये गेन है, तो इसलिए इसको नेगेटिव आइटम के रूप में लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक बाद में बैलेंस शीट में भी लिख देंगे। उसके अलावा नीचे की इंफॉर्मेशन में सेकंड डेप्रिसिएशन मैंने कर दिया, थर्ड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ हमने कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया, फिफ्थ क्रिएट प्रोविजन हो गया। फिर ये जो
पॉइंट नंबर 6 है प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, ये अभी हम बाद में करेंगे। और 7, 8 और 9 मैंने आपको बताया था कि ये आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी। अब आपका अगला स्टेप क्या है, आपने इनको टोटल करना है। अब जब मैं टोटल करूंगा तो सबसे पहले तो हमने टोटल करा तो टोटल 41,50,000 ये आपका क्या आ गया, टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू आ गया। अब आप अपने खर्चों को टैली करेंगे। 18,50,000, देखो उसमें से 2 लाख माइनस कर रहे हो तो बिकॉज ये फायदा था ना, तो 18,50,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे, 3,60,000 माइनस करेंगे, 5 लाख। अच्छा, अभी तक हमने इसको टोटल नहीं करा, पहले तो इसको भी टोटल कर लें, अदर एक्सपेंसेस का जो टोटल है। अब अदर एक्सपेंस का जब आप टोटल करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है, ध्यान से करना, 35,000 की फिगर आपको माइनस भी करनी है। 10,77,750। अब आप अपने इन एक्सपेंसेस को टोटल कर करके लिख लें। जब आप एक्सपेंसेस को टोटल कर करके लिखेंगे तो एक्सपेंसेस का जो टोटल आपका आएगा, तो एक्सपेंसेस का टोटल कितना आएगा ये आपको पहले तो देखना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंसेस जो आपके हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू 37,90,000। लेकिन आप एक बार चेक भी कर लेना, करेक्ट। अब जो आपकी इनकम थी वो 41,50,000 की थी, उसमें से आपने 37,90,000 माइनस करे तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा 3,60,000। अब 3,60,000 तो आप टैक्स प्रोविजन बनाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स 50% के हिसाब से बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 50%। तो 50% के हिसाब से प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी में लिखना मत भूलना क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना आ जाएगा, 1,80,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है। अब ये जो नेट प्रॉफिट आ गया इसको मैं यहां पर लिखूंगा 1,80,000। इज इट क्लियर टू यू, जो मैं आपको बता रहा था। अब स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, अब जब मैं स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाऊंगा तो 2,62,500, 1,80,000, उसमें से मुझे ये माइनस करना है 3,53,250 और 39,250। तो जो बैलेंस आपके पास बच जाएगा 50,000 का बचेगा। और ये मैं बैलेंस शीट में बाद में रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर लिखूंगा। इज इट क्लियर टू यू, किस तरीके से ये करना है ये बात समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं आपको बैलेंस शीट का अमाउंट दिखा देता हूं ताकि, क्योंकि सारी चीजें अब मेरे को जो बता दी थी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बैलेंस शीट की तरफ ले चलता हूं। ये बैलेंस शीट है जी आपकी। तो बैलेंस शीट के अंदर जैसा कि आपने देखा, पहले तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर पहले आप आराम से लिखें शेयर होल्डर फंड, फिर लिखें शेयर कैपिटल, शेयर, और उसके अलावा रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद फिर आपकी नॉन करंट लायबिलिटी है और फिर करंट लायबिलिटी है। अब सबसे पहले तो जब शेयर कैपिटल लिखेंगे तो आप ऐसे लिख दिया करो, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यू शेयर कैपिटल। तो 40 लाख के आपको शेयर कैपिटल गिवन थी और कॉल्स इन एरियर भी क्वेश्चन में गिवन था, तो आउटर कॉलम में इतना अमाउंट आ जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से प्रॉफिट निकला उसको हम लिखेंगे पीएनएल, आप सरप्लस भी लिख सकते हो। और ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर आपको जनरल रिजर्व दिया था, वो डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे टोटल 3 लाख। फिर बैलेंस शीट में आपके 12% डिवेंचर थे नॉन करंट लायबिलिटी में, अगर आप याद रख सकते हो तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के आगे इसको लिखा जाता है। उसके अलावा करंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती हैं। फिर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स इस क्वेश्चन में बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर हैं, 3,74 लाख वो आपने लिखने हैं। फिर मैंने आपको बताया था जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आउटस्टैंडिंग था वो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर लिखा जाता है। अगर आपको ये याद रहती है तो आप लिखना, नहीं तो करंट लायबिलिटी के अंदर तो जरूर लिखना। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर लिखा जाता है 1,80,000। तो इस तरह आपका बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड की हो जाएगी। एसेट साइड में जब मैं नॉन करंट एसेट्स की फिगर्स को लिखूंगा तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर मैंने बताया था एक तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके अंदर भी टेंजेबल। अब टेंजेबल इस क्वेश्चन में एक तो प्रीमिसेस थे 30,72,000 के और प्लांट था 33 लाख का, उसमें डेप्रिसिएशन 495 का माइनस करा। तो प्लांट तो आप लिख रहे हैं 2805 और प्रीमिसेस ये, इन दोनों को मिला करके आप आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर क्वेश्चन में गुडविल भी थी, मैंने बताया था इंटेंजिबल एसेट्स के आगे उसको लिखना है। फिर मेन चीज मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट में प्रिलिमिनरी एक्सपेंस में जो मैं बता रहा था 50,000 लेस 5,000, तो 45,000 की फिगर आप लिखेंगे। फिर आपकी इन्वेंट्रीज है, इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे 9,50,000। फिर इस क्वेश्चन में ट्रेड रिसेबल है, डेटर्स 8,70,000 लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
जो एडजस्टमेंट में थे माइनस करके आपने लिखा, फिर कैश आपको मालूम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इस क्वेश्चन में जो कंटिंजेंट लायबिलिटी थी वो भी आपको लिखनी चाहिए, जो अब मैंने इस तरीके से लिखी है, बिल्स रिसेबल डिस्काउंटेड वर्थ सो एंड सो मैच्योरिंग नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली 275 लिखा है, मेरे ख्याल से 4 लाख था, ठीक कर लेना फिगर, जो जितना भी अमाउंट था वो लिख देना। फिर इनकम्प्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट्स और डिस्प्यूटेड वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस तरह आप फुट नोट में लिख सकते हैं, करेक्ट। और ये जो मैं नोट्स आपको बता रहा था कि फाइनल डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, मैंने बताया था, और ये जो ट्रीटमेंट है इंटरिम डिविडेंड का, ये मैंने यहां पर भी लिख दिया है। इज इट क्लियर टू यू? बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जा रहा है, सिर्फ ये नहीं कि बस कर लिया और बाद में जब आप प्रोफेशनल बन के कुछ पता ही नहीं है तो उसका भी कोई फायदा नहीं होता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? इस क्वेश्चन को करने के बाद 2.2 को थोड़ा आप तब तक रीडिंग लें, फिर अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं 5 मिनट में, करेक्ट। 5 मिनट का रेस्ट
So welcome again after the break and let me have a sip of tea. तो कैसा लग रहा है बेटे टू ये चैप्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो सिर्फ सरफेशियल स्टडी नहीं करनी है, और ये जो बात आज मैं बता रहा हूं ना, आप 2-3 साल के बाद याद रखेंगे मुझे, जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे एक प्रोफेशनल बनने के बाद। तो ऐसे बहुत से टॉपिक्स होंगे आपके जिनमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में बहुत बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से भी पढ़ें। 2.2 में अब क्या कहता है कि G999 लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और रजिस्टर्ड विद अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ 5 लाख। रजिस्टर्ड विद इन नॉमिनल कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल का मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल। तो वो कह रहा है इस कंपनी की रजिस्टर्ड कैपिटल यानी कि ऑथराइज शेयर कैपिटल 5 लाख की है, यानी कि 5000 शेयर है 100 रुपए वाले। सर इसका क्या करेंगे? इसका कुछ नहीं करेंगे, जब बाद में आप बैलेंस शीट बनाएंगे शेयर कैपिटल के आगे लिख देना ऑथराइज शेयर कैपिटल इतनी है। करेक्ट। द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स एज ऑन 31/3/2025। डेट मैंने 25 कर दी। लो जी सर आप डेट क्यों चेंज करते रहते हो? थोड़ा फ्रेश लुक लगता है, और क्या है। आपको नहीं करनी है तो आप रहने दो, कोई बात नहीं। अब बैलेंस शीट के अंदर जो आइटम्स आपको गिवन है बिल्डिंग्स हैं, कहां लिखेंगे बेटे? बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में टेंजेबल के आगे। मशीनरी कहां लिखेंगे? टेंजेबल में लिखेंगे। अब यहां आपने एक चीज क्या नोट करी है? कुछ नोट करा है आपने? इस आइटम पे देखो, क्लोजिंग स्टॉक। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे थे, क्लोजिंग स्टॉक हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहता है। और एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक क्यों दिया रहता है, इसका भी एक कारण होता है। ये सब छोटी छोटी चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। जैसे कि मेरा अकाउंटिंग ईयर, बिकॉज अब मैंने डेट 31/3/2025 कर दी है, तो 31/3/2025 को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है। तो अकाउंटिंग ईयर बिगिन कब हुआ होगा? 1/4/2024 को हुआ होगा। होता क्या है कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो उस दिन हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। सब लोगों को मालूम है 11-12 में आपने बहुत बार ट्रायल बैलेंस बनाया हुआ है। अब प्रॉब्लम क्या होती है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस में आप क्या लिखते हैं? जो भी आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हुए हैं उनके जो बैलेंसेस होते थे उनको आप ट्रायल बैलेंस में डाल देते थे, इजंट इट? अब होता क्या है कि जब अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है तो कुछ कारणों से इन्वेंट्री टेकिंग नहीं हो पाती। इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब स्टॉक की वैल्यूएशन, कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री बची हुई है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में कुछ वक्त लगता है। तो यही वजह होती है कि आपको जब इस डेटा दिया रहता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक हमेशा नीचे दिया रहता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जब नीचे दिया रहता है, ये एंड देयर इज, ये छोटा छोटा एक आ गया है, ये कौन है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, इससे मिलाता हूँ। और ये एक आ गया है हमारे साथ मिलने। ओहो माय पेन हैज फॉलन डाउन। और एक ये आ गया है, इससे हम मिलते हैं और मैं आपको भी मिलाता हूँ इससे। ये देखो ये छोटा छोटा एक आ गया है, ये छोटा छोटा है वह मस्त मस्त है ये ऐसे ऐसे कर दो, बाय बाय कर दो, जस्ट बाय 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 बाय। और आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? ये छोटा छोटा है एंड ही इज सन ऑफ माय वाइफ्स कजिन। तो ये बहुत ही छोटा छोटा है, मस्त मस्त है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और हम आपको भी पढ़ाए क्या? मजा आ रहा है बच्चों से? बोलो हेलो बच्चों। हेलो, माय नेम इज अदम्य, इजंट इट? अच्छा, अब आप बच्चे बोलेंगे सर ये तो हम अब ये तो बहुत अच्छा सा लग रहा है, ये दोनों हम हाथ हिला रहे हैं, इट्स वेरी नाइस नाइस, इजंट इट? तो बहुत अच्छा सा लग रहा है। हाँ अच्छा है। हाँ पेन भी है, कुछ है, अभी ये बोल नहीं पा रहा है। हाँ वो हाँ अच्छा कुछ बोल रहा है। हाँ ये कुछ बोल रहा है पर समझ नहीं आ रहा। अच्छा अब हम बोल दो, बोलो बाय। अच्छा वो कह रहा है कि हम मम्मा के पास जाएंगे। ओके ठीक है, अब मम्मा भी उनकी साइड में खड़ी है। अच्छा चलो फिर बच्चों से बाय बाय करके हम निकल गए। तो ये छोटा छोटा आ गया था, तो छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे बड़ा मजा आता है। और मैंने पेन कहाँ रख दिया? यहाँ पर पेन है। अब पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्योंकि पेन नीचे गिर गया था। एनीवे फॉर्चुनेटली तो एनीवे मैंने कहा आपकी भी मुलाकात करा दूं। अब मैं ये बता रहा था बेटे क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट पे क्यों दिया रहता है। कल आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो व्हाट शुड बी योर आंसर।
आप बिल्कुल इस तरह से बोलेंगे, सर बाय द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जनरली एन एंटिटी इज नॉट एबल टू डू द स्टॉक टेकिंग, तो इसलिए स्टॉक को वैल्यू करने में कुछ टाइम लगता है, तो इसलिए उसको हमेशा एडजस्टमेंट में दिखाया जाता है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कोई एंटिटी है, मान लेते हैं कि अकाउंटिंग ईयर के एंड तक उसने अपनी स्टॉक टेकिंग कर ली है, इसका मतलब उसने अपनी क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर लिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर लिया है, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आता है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो पहले तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है, तो अब इसका भी इफेक्ट क्या पड़ता है ये मैं अब आपको बताता हूं। अगर कभी भी क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर नजर आए तो आपको एक बड़ी अहम चीज मालूम होनी चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक अगर बैलेंस शीट के अंदर नजर आ रहा है, तो सॉरी बैलेंस शीट मेरे मुंह से निकल जा रहा है, ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आ रहा है, तो तुम्हें ट्रायल बैलेंस में दो में से एक चीज गिवन होगी। ट्रायल बैलेंस में दो में से एक चीज गिवन होगी। या तो तुम्हें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस के अंदर ऑलरेडी गिवन होगा, या तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेजेस गिवन होंगे। एडजस्टेड परचेजेस गिवन होंगे, ये चीज जरा ध्यान से सुन लें। एडजस्टेड परचेजेस, इन दो में से कोई एक चीज तुम्हें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगी। इज इट क्लियर टू यू? सर ये आप क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, ये भी मैं आपको आंसर अपने आप दूंगा, लेकिन पहले जरा हम इस क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात बता ही रहा था, और अच्छी बात यह कि अगला ही आइटम परचेजेस एडजस्टेड लिखा हुआ है। अब ये परचेजेस एडजस्टेड का क्या मतलब है, पहले तो ये भी मालूम होना चाहिए। बेटे परचेजेस एडजस्टेड का मतलब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था, जस्ट वेट, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था उसका मतलब क्या है, यहां भी देखे ध्यान से। परचेजेस एडजस्टेड का मतलब है कि जो परचेजेस हैं उसमें हमने क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट कर लिया है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इज इट क्लियर टू यू? फॉर एग्जाम्पल एडजस्टेड परचेजेस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से मतलब है, प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कभी भी क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेजेस हैं तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी यहां पर एडजस्ट हो चुका है, यानी कि इस परचेजेस का जो अमाउंट तुम्हें दिया हुआ है, एडजस्टेड परचेजेस 2,90,000, 2 लाख कितना दिया हुआ है, 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक पे परचेजेस ऐड कर करके, क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर करके जो फिगर आती है उसको हम एडजस्टेड परचेजेस बोलते हैं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये जो एडजस्टेड परचेजेस की फिगर तुम्हें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, जो कि गिवन है 2,10,000 की, तो 2,10,000 की ये जो फिगर है, इसका मतलब इसमें ओपनिंग स्टॉक और इसमें क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब इसका भी क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकलने के लिए थोड़ा सा मुझे तुम्हें क्वेश्चन में नीचे की तरफ ले जाना पड़ेगा। आप एडजस्टमेंट नंबर 1 को जरा ध्यान से देखें। एडजस्टमेंट नंबर 1 में कहता है क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 80,000। वो कहता है जो क्लोजिंग स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक से 80,000 रुपए से ज्यादा है। अब आपको मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक अभी अभी हमने देखा था बैलेंस शीट के अंदर गिवन, ट्रायल के अंदर गिवन है 90,000 का। क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 80,000, करेक्ट? तो क्लोजिंग स्टॉक जो तुम्हें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? क्लोजिंग स्टॉक 90,000 दिया हुआ है, तभी मेरे को लगा 90,000 क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। और वो कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक जो गिवन है ये ओपनिंग स्टॉक से 80,000 से ज्यादा है, 80,000 से ज्यादा है। तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक जो है वो 10,000 होगा। भाई ओपनिंग स्टॉक 10,000 होगा और ये 90,000 होगा, तभी तो मैं कह सकता हूं क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 80,000, इजंट इट? तो अब तुम्हें ये पता लग गया कि ओपनिंग स्टॉक 10,000 का है, ये तुम्हें पता लग गया। और तुम्हें यह भी पता लग गया कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 90,000 का है। इसका मतलब है कि तुम अपनी परचेजेस की फिगर को निकाल सकते हो। तो परचेजेस की फिगर आपकी क्या हो जाएंगी, कैसे निकालोगे? ध्यान से देखें, ये 2,10,000 लाइन के नीचे लिखा हुआ है, ये फिगर माइनस है, तो माइनस है तो इसको उसमें ऐड कर दो, बिकॉज हम जो ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं लाइन के नीचे कर रहे हैं।
तो 90 प्लस 2,10,000 कितना हो जाएगा? 3 लाख। और 3 लाख में ये पॉजिटिव फिगर है, तो 2,10,000 में करेंगे तो माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आपको पता लग गया कि 2,90,000 जो है वो आपकी परचेजेस की फिगर है। अब आप चेक भी कर सकते हैं, 2,90,000 में अगर मैं 10,000 ऐड करूं तो 3 लाख, 3 लाख में से 90 माइनस करूं तो 2,10,000 आएगा। इस तरह से आपने परचेजेस की फिगर निकाल ली। इसका मतलब अब आपके पास ओपनिंग स्टॉक की फिगर भी मौजूद है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की फिगर भी मौजूद है, और आपके पास अपनी नॉर्मल परचेजेस की फिगर भी मौजूद है। इज इट क्लियर टू यू? अब आपके पास ये सारे आइटम हैं। तो ये 3 आइटम हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखने होते हैं। जब मैं ये तीनों आइटम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब एडजस्टेड परचेजेस मैंने लिख दी। एडजस्टेड परचेजेस डायरेक्टली कहीं नहीं लिखी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? ये पॉइंट आपको इस क्वेश्चन में मेन है। बाकी क्वेश्चन में सैलरी लिखा है, तो सैलरी कहां किस में आएगी? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी। डायरेक्टर की फी भी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के अंदर लिखते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। रेंट कहां आएगा? अदर एक्सपेंस के अंदर आएगा। रेंट अदर एक्सपेंस के अंदर। अब डेप्रिसिएशन देखो 20,000 दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर है। पहले तो मैं कई बार अब कह चुका हूं कि ट्रायल के अंदर कोई चीज है तो उसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी। वैसे डेप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर है का मतलब है कि आप ये एंट्री कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, यानी कि जो जिन एसेट पे भी डेप्रिसिएशन लगा है उनकी वैल्यू ऑलरेडी कम हो चुकी है, इसलिए दोबारा कम करने की जरूरत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन सीधा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में लिखेंगे, लेकिन उसने कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें यहां लिख दिया पॉइंट नंबर 4 में। पॉइंट नंबर 4 में कहता है जो डेप्रिसिएशन है वो 8,000 बिल्डिंग का है और 12,000 रुपए मशीनरी का है। तो अब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो चीज इंफॉर्मेशन दी है वो तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो आपने अमाउंट यहां पर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन का, ये जो अमाउंट लिखा है डेप्रिसिएशन का, वो कह रहा है इसमें 8,000 का जो डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग का है, और उसने बताया कि इसमें 12,000 रुपए मशीनरी का है। 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन मशीनरी का है, लेकिन ये अमाउंट तो आप ऑलरेडी ट्रायल में लिख चुके हो, तो इसलिए आप पहले तो बिल्डिंग में से माइनस नहीं करेंगे, मशीनरी में से माइनस नहीं करेंगे। नंबर 1 डेप्रिसिएशन जो है आपको मालूम है, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन की जो कैटेगरी होगी हम वहां पर इसको लिख देंगे। बैड डेट्स अब कई बार बताया जा चुका है, अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, उसमें प्लस करेंगे, इसका डेटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस का आइटम है। अब वो कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट 12,000 शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड। तुम्हारी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 12,000 शेयर खरीदे हैं, 10 रुपए का शेयर है, लेकिन तुमने 8 रुपए पेड अप, यानी कि जो 12,000 शेयर आपने किसी दूसरी कंपनी के खरीदे हैं, उन शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपए है, और 8 पेड अप का मतलब है कि आपने 12,000 शेयर जो खरीदे हैं वो 8 रुपए वाले खरीदे हैं। तो जिस कंपनी के ये शेयर है वो कंपनी आपसे 2 रुपए अभी बुला सकती है, लेकिन उसने आगे ये बताया कि इन शेयर्स को खरीदने में आपने जो पैसा, ये जो बाहर के कॉलम में लिखा रहता है वो ये शो करता है कि आपने कितना पैसा दिया। तो आपने इन शेयर्स को खरीदने के लिए 1,20,000 रुपए दिए हैं। हालांकि शेयर्स का वर्थ देखा जाए तो 12,000 इंटू 8 96,000 है। ये शेयर्स की वैल्यू अभी 96,000 है, लेकिन 96,000 के शेयर खरीदने के लिए आपने 1,20,000 रुपए दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है आप कहां पर दिखाएंगे? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट के अंदर दिखा देना, करेक्ट, और नोट में लिख देना इट इज प्रज्यूम्ड दैट दीज आर नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। आगे कह रहा है डिवेंचर इंटरेस्ट 28,000 का है, तो 28,000 डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट के अंदर हम दिखाते हैं। अब जो लूज टूल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कि लूज टूल्स किसी कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए करंट एसेट होते हैं। ये करंट एसेट है, करंट एसेट में होते हैं, लेकिन करंट एसेट में इनको इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाया जाता है। बहुत से बच्चों को ये नहीं पता, जो लूज टूल्स होती है वो इन्वेंट्रीज होती है। बची हुई जो लूज टूल्स होंगे उनको इन्वेंट्रीज के अंदर दिखाया जाएगा। आप इन्वेंट्रीज के अंदर क्या दिखाएंगे, लेकिन उसने लूज टूल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नीचे नहीं है, तो इसको आप इन्वेंट्रीज में दिखा देंगे। फिर एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स करंट एसेट्स के अंदर दिखाएंगे, और करंट एसेट के अंदर मैंने आपको एक हेडिंग लिखाई थी शॉर्ट टर्म एडवांसेस। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की जो हेडिंग है उसके आगे आप एडवांस टैक्स 60,000 का लिख देंगे बैलेंस शीट के अंदर। सन्ड्री एक्सपेंस, मैं आपको कई बार अब कह चुका हूं कि सन्ड्री एक्सपेंस कहां आएंगे? अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे, अदर एक्सपेंसेस की। डेटर्स तो बैलेंस शीट में आएंगे ही आएंगे, लेकिन डेटर्स से रिलेटेड उसने एक इन्फॉर्मेशन दी है पॉइंट नंबर 2 में कि डेटर्स के खिलाफ मुझे 4% का प्रोविजन बनाना है। अब 4% अगर मैं 1,25,000 का कंप्यूट करूंगा तो 4% प्रोविजन 5,000 आ जाएगा।
अब ये जो 5000 का प्रोविजन है इसको आपको अदर एक्सपेंस में भी लिखना पड़ेगा, करेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, बैलेंस शीट में डेटर्स 1,20,000 के आ जाएंगे। उसके बाद तो नीचे की अब सारी इंफॉर्मेशन हो गई, बाकी टैक्स की इंफॉर्मेशन है 30%, वो बाद में करेंगे। बैंक आप करंट एसेट के अंदर लिख लेंगे। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल के अंदर दी है, एडजस्टमेंट में नहीं दी है, तो इसको सैलरी में ऐड कर देना। सैलरी आउटस्टैंडिंग ट्रायल में देने का मतलब है कि आप ये एंट्री कर चुके हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये एंट्री आप कर चुके हो। अगर ये एंट्री आप कर चुके हो तो इसका मतलब सैलरी का खर्चा ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो इसलिए दोबारा ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसको आपने सिर्फ लायबिलिटी साइड पे लिखना है, करंट लायबिलिटी के अंदर आप इसको लिख देंगे। इज इट क्लियर टू यू? आउटस्टैंडिंग एक खर्चे। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अब मैं कई बार कह चुका हूं। ट्रायल बैलेंस के अंदर बेटे, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैड डेट्स होते हैं और जो प्रोविजन होते हैं, मैंने अब कई बार आपको ये बात बता दी है। ट्रायल बैलेंस के अंदर ये आपने अदर एक्सपेंसेस में प्लस करके लिख देना है, अदर एक्सपेंसेस में, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है अदर एक्सपेंसेस में माइनस करके लिखेंगे। बाकी डेटर से रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होंगी वो सब हम प्लस करके लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस के अंदर। इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि वो लॉसेस होती है। शेयर कैपिटल आप लिख लेंगे, प्रोविजन मैंने बता ही दिया, सैलरी आउटस्टैंडिंग बता ही दिया, ये आप क्या बोलते हैं अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। शेयर कैपिटल जो है कहां पर आएगी बताने की जरूरत नहीं है। शेयर कैपिटल के अंदर जनरल रिजर्व जो है ट्रायल के अंदर गिवन है, तो ये रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ट्रायल के अंदर दिया रहता है ये स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में आ जाएगा। क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी के अंदर आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स में। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग ट्रायल के अंदर दिया हुआ है। बेटे ट्रायल के अंदर जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी है ना, जब तुम बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो उसमें जाहिर है कि आप बिल्डिंग भी लिखोगे और मशीनरी भी लिखोगे, तो जो भी बिल्डिंग की वैल्यू है उसमें से ये प्रोविजन माइनस करके लिख देना। इज इट क्लियर टू यू? ये प्रोविजन माइनस करके लिख देंगे, ये इसका बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। इज इट क्लियर? उसके अलावा 14% डिवेंचर्स है, इसको हम नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये डिवेंचर एक्रू तो हो चुका है, यानी कि आपको मूव तो कर चुका है, लेकिन अभी आप इसको क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि अभी ये ड्यू नहीं हुआ है। खैर, ये जो डिवेंचर इंटरेस्ट है ये भी एक तरीके का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और इसको भी अदर करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी के अंदर अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी इनकम है, इसको अदर इनकम में दिखाएंगे। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है आप करंट लायबिलिटी के अंदर दिखाएंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन अब इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे, बाकी मैंने नीचे की सारी चीजें आपको बता दी थी। तो फिर भी कुछ बच्चों को लगता है सर आप एक ये वाला क्वेश्चन भी ना जैसे कराते हो वैसे करा दो तो बड़ा मजा आ जाएगा। चलो तुमने कह दिया तो फिर करना ही पड़ेगा, और क्या करें। अब तुम लोग मानते कहाँ हो? वैसे तो 90% तो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं, इजंट इट? एनीवे, अब तुम लोगों ने कहा है तो मुझे भी आपकी बात माननी पड़ेगी। तो आपकी बात को मानते हुए क्वेश्चन नंबर 2.2 में फटाफट पहले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखो। लिख लिया? उसके अलावा सबसे पहले लिखो 1 रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख लिया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखने के बाद फिर अदर इनकम भी लिखे। अदर इनकम भी आपने लिख लिया, अदर इनकम शॉर्ट में ही लिख दिया। अब इन दोनों का जो टोटल होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा उसको हम टोटल रेवेन्यू बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू हम इसको बोलेंगे, करेक्ट। टोटल रेवेन्यू के बाद फिर हम जितने भी खर्चे होते हैं उनकी लिस्ट यहां पर तैयार करते हैं। एक्सपेंसेस, अब जहां तक एक्सपेंसेस का सवाल है तो एक्सपेंसेस के अंदर आपको मालूम ही है कि एक तो हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या कॉस्ट ऑफ परचेजेस, जो भी आपको लिखना है कोई एक चीज लिख लेना, कॉस्ट ऑफ परचेजेस ही लिख लिया करो। कॉस्ट ऑफ परचेजेस को लिखने के बाद फिर स्टेप नंबर एक्सपेंसेस के अंदर जो आपकी दूसरी कैटेगरी होती है वो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज की होती है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज आपने लिखी।
चेंजेस इन इन्वेंट्रीज को लिखने के बाद फिर आपकी जो कैटेगरी होती है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की होती है। तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के बाद फिर आप लिखते हो फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें आप इंटरेस्ट वगैरह के खर्चे नोट करते हो। फाइनेंस कॉस्ट के बाद फिर आप लिखोगे यहां पर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, मैंने D/A लिख दिया, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद फिर आती है कैटेगरी अदर एक्सपेंसेस की, और अदर एक्सपेंसेस में हमेशा थोड़ी सी ज्यादा स्पेस छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद हम यहां पर टोटल एक्सपेंसेस का कर देते हैं। जो भी एक्सपेंसेस का टोटल होगा उसको हम करेंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम फिफ्थ प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंप्यूट करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब हमारे पास आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसके बाद फिर हम उसमें से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। टैक्स एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, इसको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड भी कहते हैं, और वही लिखना चाहिए, मैंने जस्ट वैसे आपको समझाने के एंगल से लिख दिया। उसके बाद फिर आप यहां पर यह लिखना ना भूलें नोट, क्योंकि जो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस है वो नोट्स में ही बनाई जाती है। तो आप स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस यहां पर बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस, करेक्ट। इसी तरीके से आप अपनी फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेशन भी ड्रॉ करेंगे, वैसे मैं आपको बता रहा हूं। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेशन जब आप ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी, फिर करंट लायबिलिटी, फिर एसेट्स में आप लिखेंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, अदर नॉन करंट, और उसके अलावा करंट एसेट्स। बस इस तरह फॉर्मेशंस को ड्रॉ करने के बाद अब आप अपनी क्वेश्चन, मैंने भी ये क्वेश्चन की शीट है ना अपने सामने रखी हुई है ताकि मुझे बार बार ऐसे आपको अब दिखाना नहीं पड़े, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है इससे मेरे लिए भी। तो अब सबसे बस मैं आइटम आपको बैलेंस शीट, जो शीट मेरे पास पड़ी है उसमें से मैं पढ़ रहा हूं। बिल्डिंग 2,90,000 की थी, तो अगर आपने साथ में फॉर्मेशन बना ली है तो सीधा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में बिल्डिंग के आगे लिख लो 2,90,000। इसी तरह मशीनरी के आगे 1 लाख। अब ये क्लोजिंग स्टॉक 90,000 का था, आपको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल के अंदर तो दिया है। अब जब ट्रायल के अंदर क्लोजिंग स्टॉक दिया है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हमने जो परचेजेस एडजस्टेड थी अब हमने उसको तोड़ दिया था। इज इट क्लियर टू यू? एनीवे, जब मैं चेंजेस इन इन्वेंट्रीज यहां पर कंप्यूट करूंगा तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंदर अब मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा आइटम्स अपने, तो वो आइटम अभी हम लिखते हैं। उसके अलावा इस क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ था, परचेजेस एडजस्टेड। परचेजेस एडजस्टेड सबसे पहला आइटम था, पहले हम इसी आइटम की चर्चा कर लेते हैं, परचेजेस एडजस्टेड। तो कॉस्ट ऑफ परचेजेस कितनी है जी आपकी, पहले तो मुझे ये बताओ। कॉस्ट ऑफ परचेजेस कंप्यूट करने के लिए हमने जो कंप्यूट करा था, कॉस्ट ऑफ परचेजेस हमारी 2,90,000 की निकल आई थी। इनफैक्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो क्वेश्चन में कोई ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं है, कहीं आप स्टॉक को मत कर देना, प्लस परचेजेस। अब परचेजेस की फिगर तो हमने निकाल ली थी ना, परचेजेस की फिगर जो हमने वर्किंग नोट से निकाली, जो मैंने शुरू में बताया था, एडजस्टेड परचेजेस 2,90,000 की, करेक्ट, और लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है ही नहीं क्वेश्चन में, तो 2,90,000 आप आउटर कॉलम में लिखेंगे। आउटर कॉलम में 2,90,000 की फिगर आपकी आएगी, तो आउटर कॉलम में आप 2,90,000 लिख दें। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? यहां तक ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अब चेंजेस इन इन्वेंट्रीज के अंदर हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर? क्लोजिंग स्टॉक हमने नीचे कंप्यूट करा था 90,000 का था, पक्का 90,000 का था, हाँ जी 90,000 का था। चलो, और फिर हमने ओपनिंग स्टॉक निकाला था, ओपनिंग स्टॉक तो केवल 10,000 का ही था, तो इसका मतलब
क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ये इनकम है, तो इनकम है, खर्चों को कम करने के लिए मुझे इसको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा 80,000। इन्वेंट्रीज के बाद फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इस क्वेश्चन में जो हमने देखा था, परचेजेज एडजस्टेड के बाद सैलरी और डायरेक्टर की फीस दी हुई है, तो सैलरी आप लिख दें यहां पर 60,000 की सैलरी है मेरे ख्याल से, राइट, सैलरी 60,000, और डायरेक्टर की फीस भी आप यहीं पर लिख दें, डायरेक्टर की फीस 10,000 की है, तो 10,000 की डायरेक्टर की फी, तो टोटल 70,000, ये आपने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद अगला आइटम बैड डेब्ट्स है, सॉरी डेप्रिसिएशन है, तो मैंने बताया था डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में लिखेंगे, लेकिन यहां पर आपको लिखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और मशीनरी अलग अलग लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग जो है, जो 20,000 है, नीचे उसने दिया था 8,000 बिल्डिंग पे है, और डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी जो है वो 12,000 है। तो लेकिन डेप्रिसिएशन आप माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन आइटम है, तो इसकी पोस्टिंग एक ही बार होगी, करेक्ट। अच्छा जी, उसके बाद अगला आइटम आपको जो नजर आ रहा है आपके नोट्स में, वो है बैड डेब्ट्स। अब जो बैड डेब्ट्स हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर दिए हैं, तो बैड डेब्ट्स जो हैं अदर एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आएंगे। बैड डेब्ट्स जो हैं 6,000 के, इसको डेटर्स में से मत माइनस कर देना क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। फिर इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट है, ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 है। मेरे ख्याल से जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था शायद मैंने इस आइटम की चर्चा नहीं करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंटरेस्ट एक्रूड है, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। देखो इस क्वेश्चन में एक तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था आपकी क्रेडिट साइड में, अगर आप देखेंगे तो आपकी क्रेडिट साइड में ये आइटम, यही वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 12,000 रुपीज ये आपको गिवन है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक तो क्रेडिट साइड में आपको गिवन है, ये इनकम है, ये तो मैं अदर इनकम में लिखूंगा। अब ये इंटरेस्ट एक्रूड ट्रायल बैलेंस के अंदर, अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होता तो मैं जब अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखता 12,000, तो उसमें 2,000 ऐड करता और 14,000 लिखता, अगर ये एडजस्टमेंट में होता है इंटरेस्ट एक्रूड। लेकिन ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जब आइटम होता है तो उसको हम एक ही बारी में लिखेंगे। अब इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आप बाद में करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट के अंदर आप लिखेंगे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के आगे। डिवेंचर इंटरेस्ट 28,000, अब डिवेंचर इंटरेस्ट आपकी फाइनेंस कॉस्ट है, वो आप यहां पर लिखेंगे डिवेंचर इंटरेस्ट। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इस क्वेश्चन में सिर्फ डिवेंचर इंटरेस्ट ही गिवन है 28,000, तो मैंने सीधा आउटर कॉलम में लिख दिया। डिवेंचर इंटरेस्ट के बाद लूज टूल से मैंने कई बार कह दिया, लूज टूल्स बाद में बैलेंस शीट में इन्वेंट्रीज के अंदर लिखेंगे, एडवांस टैक्स करंट एसेट के अंदर लिखेंगे, वैसे लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर लिखते हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस के अंदर लिखेंगे, तो अदर एक्सपेंस के अंदर मैंने सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख दिए, मैंने जानबूझ करके 2 लाइनें छोड़ी हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो हैं वो 18,000 के हैं, तो 18,000 मैंने यहां पर लिख दिए। डेटर्स बैलेंस शीट में आएंगे, लेकिन जो डेटर्स हैं उससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की, तो जो एडजस्टमेंट है वो हमेशा लॉस होती है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसके आगे मैंने ए लिख दिया, ये एडजस्टमेंट है। 1,25,000 का 4% 5,000 का हमें प्रोविजन बनाना पड़ रहा है क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, तो ये लॉस है, करेक्ट, तो ये भी प्लस करके ही लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेट्स है वो तो लॉस है ही। उसके अलावा बैंक है, बैंक फिर करंट एसेट में लिखेंगे। ऑपोजिट साइड में सेल्स दी हुई हैं। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब आप लिखेंगे तो सेल्स का अमाउंट आपने लिखा, और सेल्स का अमाउंट जो है कोई, जस्ट वेट एक सेकेंड, सेल्स का अमाउंट 5,20,000 का है, इजंट इट? तो 5,20,000 आपने यहां पर लिख दिया, 5,20,000। उसके अलावा सैलरी आउटस्टैंडिंग है, ये भी ट्रायल के अंदर है। अगर ये एडजस्टमेंट में होती तो मैं सैलरी में ऐड करता और फिर लायबिलिटी में लिखता, लेकिन अब ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ट्रायल बैलेंस का आइटम की पोस्टिंग एक ही बार होगी और इसको मैं करंट लायबिलिटी में बाद में लिख दूंगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो मैंने बताया था, जो एग्जिस्टिंग है, जो पहले से ही बने हुए हैं, इसका मतलब अब ये पुराने वाले प्रोविजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने नया प्रोविजन एडजस्टमेंट में बना दिया, इसलिए पुराना प्रोविजन हम माइनस करते हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो पहले से बना हुआ है उसको हटा दिया जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये ट्रायल बैलेंस वाला है। इज इट क्लियर टू यू? जो कि 3,000 का है।
उसके बाद आप देख रहे हैं अगला आइटम शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व, ये बैलेंस शीट में आएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब आप स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस में बैलेंस ब्रॉट डाउन के रूप में आप इसको लिख देंगे 25,000 रुपए। उसके अलावा क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग और मशीनरी, मैंने कहा था बिल्डिंग और मशीनरी में से माइनस करके बैलेंस शीट में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू, ये हम अदर करंट लायबिलिटी में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 की है तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अदर इनकम में आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,000 रुपए है तो 12,000 रुपए ये आप यहां पर लिख देंगे। उसके अलावा अनक्लेम डिविडेंड है, ये बाद में बैलेंस शीट में आ जाएगा। नीचे की इंफॉर्मेशन हो गई पहली, दूसरी आपसे प्रोविजन की रह गई है तो प्रोविजन की हम कर देंगे। अब हमारा काम है इसको टैली करना। अब जब मैं इसको टैली करूंगा तो 5,32,000 आपकी टोटल इनकम आ गई, इजंट इट और नॉट। अब आप अपने एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे 290 माइनस 80 प्लस 70 प्लस 28 प्लस 20, और ये मैंने अभी अदर एक्सपेंसेस का टोटल नहीं करा। अब अदर एक्सपेंस को जब टोटल करेंगे तो अदर एक्सपेंसेस का टोटल आपका आ रहा है, कितना आ रहा है भाई, 6। इसमें कोई खर्चा हमने, एक सेकंड के लिए लग रहा है रेंट का खर्चा नहीं लिखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि एक सेकंड वेट करें, क्योंकि मैंने रेंट कहीं पढ़ा तो था, मुझे याद है बैलेंस शीट में। हाँ, रेंट का खर्चा हमने अभी तक नहीं लिखा है तो वो लिखना आप ना भूलें। रेंट का खर्चा हमने इस क्वेश्चन में अभी तक नहीं लिखा है तो प्लस रेंट का खर्चा 26,000 का है। ट्रायल बैलेंस के अंदर रेंट का खर्चा तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको ये फिगर माइनस होगी 3,000, ये ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा, डेट इज फ्लो टूट गया मेरा। 55 में से 3 माइनस करेंगे तो 52,000, तो 52,000 आ रहा है, फिर भी चेक कर लेना। अब इन खर्चों को आप टैली करेंगे। खर्चों को जब आप टैली करेंगे तो आपका टोटल 3,80,000 का आ जाएगा। आप बोलोगे सर आप इतना फास्ट कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? बेटे फिगर मेरे को याद ही है इसलिए मैंने कहा। 532 में से 380 में माइनस करूंगा तो अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास आ जाएगा 3,80,000 टोटल एक्सपेंसेस है। अब टोटल एक्सपेंसेस माइनस करें, टोटल एक्सपेंसेस जब मैं माइनस करूंगा, जस्ट वेट, तो माइनस करने के बाद अब मेरे पास जो फिगर आएगी वो 1,52,000 की आएगी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इस क्वेश्चन में जो टैक्स एक्सपेंस हैं तो प्रोविजन फॉर टैक्स आप लिखेंगे 30% का इस क्वेश्चन में टैक्स बनाना है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स एट द रेट ऑफ 30% आप बनाएंगे। तो 30% आप इसका कंप्यूट करेंगे तो 45,600 आ जाएगा। और इसको लायबिलिटी साइड में लिखना मत भूलना, कई बार बच्चे ये कंप्यूट करके लायबिलिटी साइड में लिखना भूल ही जाते हैं। और फाइनली फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड जो आ जाएगा 1,06,400 आपका आ जाएगा। इस तरीके से आप अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाएंगे। अब जो नेट प्रॉफिट आपका आ गया, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जाहिर है कि इसको आप यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। अब नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड को हासिल करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आप उसको यहां पर लिखेंगे 1,06,400। अब इस टोटल प्रॉफिट आपके पास जो है 1,31,400 का है। लेकिन इस क्वेश्चन में कोई एप्रोप्रिएशंस नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना या डिविडेंड इक्विलाइजेशन फंड में ट्रांसफर करना या किसी और फंड में ट्रांसफर करना इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इसका मतलब बैलेंस कैरीड डाउन जो बैलेंस शीट में आएगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट में हम लिखेंगे P&L या सरप्लस 1,31,400। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाएगा। वैसे तो मैं बैलेंस शीट के बारे में आपको सब कुछ बता चुका हूं, लेकिन फिर भी अब मेरे से रहा नहीं जाता, तो ये तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा था करेक्ट। अपने नोट्स में जैसे मैंने रेड पेन से लिखा है तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कर लेना अगर कुछ और फिगर लिखी होगी तो। बाकी ये बैलेंस शीट बनी हुई है। बैलेंस शीट में हम इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, पहले शेयर कैपिटल। देखो इस क्वेश्चन में पहले तो आप ऑथोराइज्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख लिखना मत भूलना। इज इट क्लियर टू यू? उसको बाहर के कॉलम में लिखने की जरूरत नहीं है, अंदर ही लिखना। फिर लिखना इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख है और ये बाहर के कॉलम में लिखेंगे जो इश्यूड है, कोई कॉल्स इन एरियर नहीं है। जनरल रिजर्व
40,000 का था और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस बचा था 1341400। उसके अलावा फिर इस क्वेश्चन में जहां तक नॉन करेंट लायबिलिटी थी उसमें डिवेंचर्स था, डिवेंचर्स आपने लिख दिया। करंट लायबिलिटी के अंदर ट्रेड पेबल्स के अंदर क्रेडिटर्स हैं 92,000 के। बाकी अगर आप याद रख सकते हैं तो अनक्लेम डिविडेंड जो है वो अदर करंट लायबिलिटी में आता है, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी वो भी अदर करंट लायबिलिटी में लिखेंगे, करेक्ट। उसके अलावा एक इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग्स था 14,000 का, वो भी आप लिखेंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन डिवेंचर लिख लेना, यहां पर मैंने बोरोइंग्स लिख दिया है, तो 21,000 का। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाएगा 45,600 का। अदरवाइज अगर आपको अंदर की, मैं बार बार कह रहा हूं, सब हेडिंग्स याद नहीं है तो एटलीस्ट ये सारे आइटम, क्रेडिटर्स, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू वाली ये फिगर है 14,000, और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब आप करंट लायबिलिटी के अंदर लिख सकते हैं। टेंजेबल एसेट में मैंने बताया था जो बिल्डिंग है उसमें प्रोविजन जो बना हुआ है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखा, इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी में से उसका प्रोविजन माइनस करके लिखा और बाहर के कॉलम में आपने लिख दिया। फिर करंट एसेट्स के अंदर इस केस में स्टॉक 90,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है, और लूज टूल्स 23,000, करेक्ट। मैंने कहा लूज टूल्स इन्वेंट्रीज में ही आता है, तो आउटर कॉलम में आप लिख देंगे। डेटर्स 125 के थे, प्रोविजन माइनस करके 120, और उसके अलावा कैश में बैलेंस इतना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 60,000, और ये इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट जो था उसको अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट आपके लिए इनकम है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करी है उस पर कुछ इंटरेस्ट आपको मिल, तो आप पे हक, तो आपका हक तो बन चुका है लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ है, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को करने में अब आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना काफी है, फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करते हैं।